जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर में स्कूल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत कुछ मटेरियल है जो आप देखेंगे। और अभी आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो बेशक आप लोग फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। और उसके बाद हम आज के जो हमेशा से हमारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि जो क्लास डेकोरम है वो आपका क्या होता है कि प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफोन वाइल क्लास, डोंट एंगेज इन चैटिंग विद अदर स्टूडेंट्स एंड आस्क क्वेश्चन इफ एनी यूजिंग पब्लिक चैट फीचर्स एंड प्लीज़ नोट दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर बीइंग रिकॉर्डेड। जी, तो फर्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं कि हमारी आउटलाइन क्या है। कि by the end of this unit the successful student will be able to understand the difference between the structure of public and private educational administration in Pakistan, and number 2, analyze the current distribution of educational percentage of different sectors of Pakistan and evaluate the structure of provincial and regional educational administration and understand the central bodies of educational administration and management। तो ये जनाब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे सेकंड चैप्टर के हवाले से कि हम जानना चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या डिफरेंस है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो जिस सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या परसेंटेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल परसेंटेज करंट जो चल रही है, यानी कि डिफरेंट रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम बात कर लें पब्लिक प्राइवेट के हवाले से तो वो क्या चल रहा है। और ये भी एवेलुएट करना चाहते हैं कि जनाब जो प्रोविंशियल है या रीजनल है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, और हम लोग अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं सेंट्रल बॉडीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये जी कुछ पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं कि सेंट्रल बॉडीज ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देयर आर बेसिकली 7 सेंट्रल बॉडीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन: एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल डायरेक्शन और एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन, और नंबर 5 है जनाब एजुकेशनल सुपरविजन, और फिर है जनाब एजुकेशनल कंट्रोलिंग एंड एजुकेशनल एवेलुएशन। ये 7 डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडीज़ हैं जो, और इसके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स भी हम कह सकते हैं और ये डिफरेंट बॉडीज़ भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम बारी बारी देखेंगे ये कैसे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी करके। तो जनाब नंबर 1 है being the first aspect in the scope of educational administration, planning implies a basic function, that is how the aims and objectives are to be realized। कि जो हमने देखने हैं कि हमारे जो एम्स हैं वो किस तरीके से हम रियलाइज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जो हमारे एजुकेशनल एम्स हैं, तो वो थ्रू प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिक फंक्शंस कौन से हैं, और फिर कैसे हम 1 बाई 1 करके उनके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और कैसे उनको हम रियलाइज़ करेंगे, किस तरीके से हम गेन करना चाह रहे हैं, तो उसी की फर्दर प्लानिंग होगी। अ प्लान इज़ कंसेप्चुअलाइज एज अ प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रेटजी, डिटेल्ड स्किल और a program of action released to the achievement of an objective। एक तो ये बात हो गई कि हम जो चाहते हैं कि हमारा जो प्लान है उसको हम सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज करें। अब कंसेप्चुअलाइज से क्या मुराद है कि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करें कि क्या हमारे प्लान में कहीं पर खामी हैं, कहीं पर गैप्स हैं, या उसमें कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीक पॉइंट हैं, थ्रेट्स कौन से हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, और तमाम चीज़ें देखें और फिर स्ट्रेटजी हम कैसे उसको
कौन सी स्ट्रेटजी से हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो एक डिटेल बनती जा रही है उस डिटेल के मुताबिक हम लोग चाहेंगे कि उसके जो स्किल्स किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से स्किल होंगे, कौन से एक्शन लिए जाएंगे, तब जाके हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। एक बात ये हो गई। और फिर है कि अकॉर्डिंग टू द हैगमैन एंड श्वार्ट्ज प्लानिंग selects among alternatives and explores routes before travel and begins and identifies the possible or the probable outcomes or action before the executive and his organization in committed to anyway। अच्छा, तो ये जो एकमैन और श्वार्ट्ज हैं ये कह रहे हैं कि जनाब जो प्लानिंग होती है वो इस तरह से है कि हम अपने कुछ अल्टरनेटिव्स भी बना के रखते हैं कि हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, मुस्तकबिल में क्या कुछ हासिल करने वाले हैं, क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। और फिर हमारे पास अगर ये होगा तो ये, नहीं होगा तो हम ये करेंगे, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं वो भी हम अपने साथ रखेंगे और फिर हम अपनी प्लानिंग्स करेंगे और इस तरीके से हम अपने जो आउटकम्स हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जी, तो एक और अहम बात कि टीम वर्क भी होता है। अब जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन गेट नथिंग। तो मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग डजंट पुट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट ओनली द टॉप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। और जो टीम वर्क है इसके जो मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग वर्क करने वाले होते हैं वो भी यही कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पर की जाए, बल्कि लोअर लेवल पर भी आप लोग उनको इन्वॉल्व करें प्लानिंग में, ताकि कुछ अच्छी तजावीज़ आ सकती हैं। टीम वर्क होता है तो बेहतर आपके पास ऑप्शन आते हैं, डिसीजन आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। Educational planning is the preparation of pre-courses in the decision-making process, and it has to help for determining the optional to be taken। अब जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है इसमें जो कोर्सेज हम लोग लेते हैं, पहले से हमारे दिमाग में होता है ये कोर्सेज हम लेंगे और फिर उसके मुताबिक हम डिसीजन भी करते हैं और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। और फिर हम ऑप्शनल में रखते हैं उसके, फिर वो चेक करते हैं और डिसीजन भी देखते हैं और इस तरीके से हम डिसीजन लेने के काबिल बनते हैं। फिर है जी फोरकास्टिंग। एजुकेशन प्लानिंग डिस्क्राइब्स और डिफाइंस डिटरमिनिंग इवेंट्स, नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्यूचर टाइम। और जो फोरकास्टिंग होती है इससे मुराद ये होती है कि जो कुछ भी हम एजुकेशन प्लानिंग में करते हैं तो उसका एक ये भी होता है कि हम जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जिनके हमें ज़रूरत होती है, जो कंडीशंस होती हैं, मुस्तकबिल में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको भी हम देखते हैं और उसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं। और फोरकास्टिंग मीन कि हम लोग अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। और फिर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। और मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग emphasizes that the goals of our democratic society should be social and economic in nature। अब ये क्या होता है कि हम लोग जितने भी गोल्स अपने बनाते हैं तो सोसाइटी को भी तो हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम पूछते हैं कि भाई नीड्स क्या हैं हमारी, तो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी हमें बताते हैं कि हमारी ये नीड्स हैं। और फिर सोसाइटी की जो इकोनॉमिक नीड्स है उसको भी तो हम पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं सोसाइटी के इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं उसको देखकर भी अपने गोल सेट करते हैं। और फिर इसी तरह रेमेडियल मेजर्स एंड दिस नेचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग इंडिकेट्स दैट इट इज़ रेमेडियल एंड गाइडेंस ओरिएंटेड इन नेचर एंड अप्रोच। कि इसमें ये होता है कि हमारी जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम
कि हम कुछ चीज़ों को जो हम देखते हैं कि खामियां हैं, गैप्स हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश भी करते हैं और इस तरीके से हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं जी। और इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। तो अब हम देखते हैं जनाब प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग और modern education planning has the following principles. Number 1, educational planning must be one aspect of the general national planning. तो कौमी सतह पर भी अगर हम देखें तो जिसका एक ही एस्पेक्ट बनता है, मसलन और भी बहुत सारी प्लानिंग हो रही होती हैं, जैसा कि आप लोग हेल्थ के इश्यूज़ हैं और लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं और प्रोविंशियल लेवल पर इश्यूज़ होते हैं, फेडरली इशू होते हैं, बहुत सारे हैं। तो प्लानिंग हर जगह पर हो रही है, तो ये एक वन एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। और इसी तरह रिसर्च इज़ प्लानिंग बेस्ड ऑन सिस्टम एनालिसिस। और इसी तरह रिसर्च भी होती है कि हम लोग रिसर्चेस के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि दुनिया कैसे जा रही है, फिर हम अपनी प्लानिंग उस हवाले से करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम अपनी प्लानिंग को करते हैं। और इसी तरह नंबर 3 है प्लानिंग मस्ट बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जो कंटिन्यूअस प्रोसेस से क्या मुराद है, मीन कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अचीव करते हैं टारगेट्स गोल्स, और फिर हम एवल्यूएशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन से गैप्स रह गए, फिर हम दोबारा प्लानिंग करते हैं। और इस तरह एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। और फिर है नंबर 4, प्लानिंग शुड फाइंड अ डेफिनेट प्लेस इन द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे क्या मुराद है कि हम लोग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग मस्ट है, और उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग के लिए एक अच्छी जगह भी होनी चाहिए। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे जो बेहतरीन प्लानिंग है वो यही हो सकती है कि हम अपने फ्यूचर्स के आने वाले गोल्स और टारगेट्स को पहले से सेट करके रखें और उसको रिव्यू भी करें। और प्लानिंग शुड बी टेक इनटू कंसिडरेशन रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश द कंटिन्यूअस ऑफ वर्क और द कंडीशंस ऑफ द वर्क। मीन के हम जो भी प्लानिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए हम रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगे और फिर अपने कंडीशंस भी देखेंगे, और रिसोर्सेज और कंडीशंस को देख के हम लोग अपनी प्लानिंग सेट करते हैं कि आया हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो कितनी हमारी कंडीशन इसको अचीव करने के लिए, तो फिर हम तमाम हालात वाक़यात को देखते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं। और नंबर 6 है प्लानिंग मस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि वो गोल्स हों जो रियल लाइफ से हों, जो प्रैक्टिकल हों, वही गोल्स हम सेट करें जी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। तो सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेडिंग है उसकी है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। An organization be defined as stable pattern of the interaction among the conditions or groups having a collective identity, name and location, pursuing interest and achieving giving the task and coordinated through a system of authority. Organizations are social units deliberately constructed and reconstructed to seek the specific goals. अब जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो डेफिनेशन है कि यानी कि ख़ास किस्म का जो पैटर्न हम लोग बनाते हैं और इसमें वहाँ पर इंटरेक्शन होती है, ग्रुप्स आते हैं और वहाँ पर कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी होती है, नेम होती है, लोकेशन किस इलाके में होगा इदारा, कौन सी लोकेशन होगी उसकी, और वहाँ पर हमारी इंटरेस्ट क्या है, क्या कुछ हम हासिल करना चाहते हैं और कैसे हम हासिल करेंगे, थ्रू कोऑर्डिनेशन करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग एक अथॉरिटी होती है जिसके ताबे होते हैं और वो अथॉरिटी जो होती है उन पर अपने जो हुक्म चलाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक सोशल और डेलिब्रेटली किस्म की, यानी कि वो उस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने जो टारगेट्स हैं वो फिक्स होते हैं, जो उसको अचीव करती है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करते हैं दोबारा से और फिर स्पेसिफिक गोल्स अचीव करते हैं। यानी कि एक प्रोसेस कंटिन्यूअस है जो चलता रहता है। तो जहाँ जो एक छोटी सी पिक बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ होता है, वहाँ पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, टीम वर्क होता है, परफॉर्मेंस होती है, सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के,
और इसी तरह बिजनेस किए जाते हैं, सर्विसेज होती हैं, मैनेजमेंट होती है, सपोर्ट होती है, और चीज़ें जो हैं कैरियर्स होते हैं, वहाँ पर मार्केटिंग की जाती है, लीडरशिप रोल प्ले किया जाता है, और इस तरीके से तमाम टारगेट्स को हम लोग अचीव करते हैं। तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग कि एजुकेशनल डायरेक्शन। जी एक आदमी है जो खड़ा है और उसका अपना एक विजन है जो कोशिश कर रहा है देखने की कि दूर दूर तक कैसे हम आगे चलेंगे, और थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स वो अपनी सिमत का तयन करने की कोशिश कर रहा है। तो आगे चलते हैं जनाब। इट इज़ असेंशियल दैट देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी और एन order or a policy for providing the direction to the management of every educational program and for taking decision in solving the problems, and for this direction it is necessary for giving a leadership in order to implement the program and carrying out the entire management। अब जो पॉलिसीज बनाते हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है हायर लेवल पर होती है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम पंजाब की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जैसे सीएम साहब हैं, वो हौली सौली हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे और उसको अपने सूबे में इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करेंगे, और वहीं से फिर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं तो वहाँ पर मैनेजर्स हैं जो पॉलिसीज़ बन के आती हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करने के पाबंद होते हैं। तो वो जहाँ पर मैनेजमेंट का रोल शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट क्या होती है कि लेट द थिंग्स डन बाय अदर पीपल, कि जो काम है दूसरे लोगों से आपने कैसे करवाने हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो रोल है वो ये होता है कि जो पॉलिसीज़ बन के आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, और इसी तरह जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो लीडरशिप तय करती है, और मैनेजर जो होते हैं उसको वो कैरी ऑन करते हैं और उसको एंटायर जो उसके गोल्स होते हैं उसको अचीवमेंट करने की कोशिश की जाती है। जी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जनाब एजुकेशनल जो हमारे कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से हो सकती है। फॉर मेकिंग द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम for resulting in adequate realization of its goals or objective, there is need of ensuring coordination and cooperation among the multifarious resources, and through this condition all the facilities will be unified and all the services are harmonized। यानी कि एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन जो है इसके थ्रू हम लोग अपने जो हैं बहुत सारे गोल्स वो हम हासिल कर सकते हैं। अब एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि कोई पॉलिसी आई उसको इम्प्लीमेंट किया, या कोई प्रोग्राम आया, कोई प्रोजेक्ट आया, और फिर उसको अचीव करने के लिए जो एजुकेशनल पर्सनल थे और मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने उनके साथ उसके लीडर ने जो उसके मैनेजर ने कोऑर्डिनेट किया, उनको रियलाइज़ कराया कि जी हमारे गोल्स हैं, जी हमारे ऑब्जेक्टिव इनको हमने अचीव करना है। तो वो सारे मिल के उस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं और फिर अपने टारगेट्स और गोल्स की तरफ भाग पड़ते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन के नतीजे में जो गोल्स अचीव होते हैं और एक ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं वो हार्मोनाइज होती हैं, मीन एक स्पेसिफिक वे से चलती हैं और एक ख़ास रिदम के साथ आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं। इस पिक्स में भी आप देखें ना, पिक में 3 आदमी हैं, उनके पास एक की है और वो एक लॉक को अनलॉक करने जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी की है, वो मिल के उठाए हुए हैं, एक अकेला आदमी उसको अचीव नहीं कर सकता। तो जहाँ से ये बात नुमायाँ होती है कि कोई भी टारगेट है, गोल है, जब आपको ऑब्जेक्टिव है, वो अकेले नहीं होता बल्कि उसको सारे लोग मिल के अचीव करने की कोशिश करते हैं। सराइकी में हम कहते हैं कि छप्पर असा मिल के जैसा, और ये छप्पर है जो हम अकेले नहीं उठा सकते बल्कि तमाम लोग मिल के इस टारगेट्स और गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल सुपरविजन।
अब जो सुपरविजन है ये भी एक रोल होता है जो प्ले किया जाता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सुपरविजन आर नाउ रिगार्डेड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी एजुकेशनल प्रोग्राम अ ग्रैंड सक्सेस। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सक्सेस का जो लेवल है वो ब्रॉड हो जाए, हैवी हो जाए, तो हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सुपरविजन करते हैं, तब हमारा रोल जो है बहुत अच्छा और एलेबोरेट होता है और हम वाज़ेह हो जाते हैं कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। फॉर दिस देयर इज़ अ नीड ऑफ एंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर। और इसके लिए जो हम कोशिशें करते हैं और फिर इंश्योर करते हैं कि कैसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अपने साथ कायम रखते हुए हम आगे चलेंगे और फिर हम जाके जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, सुपरवाइज़र लेवल पर जाके गोल्स को अचीव करेंगे। द सुपरवाइज़र एंड द टीचर्स एंड द पीपल्स एंड द स्कूल एंड द कम्युनिटी। मसलन एक गोल था अचीव करना था, मैं मिसाल देता हूँ, 100% रिटेंशन का गोल है या 100% लिटरेसी का गवर्नमेंट का गोल है। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, हम रिटेंशन करेंगे, हम लोग अटेंडेंस जो है या एडमिशन जो है उसका रेट बढ़ाएंगे। तो ऊपर से पॉलिसी आ गई, एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई। अब जो सुपरवाइजर थे उन्होंने वो पॉलिसी ले ली और उसके लिए उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसको अचीव करना शुरू कर दिया। और फिर टीचर्स भी उस काम में लग गए, पीपल्स भी उस काम में लग गए, स्कूल भी उस काम में लग गए, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई। तो आखिरकार बड़े अच्छी तरीके से ये गोल अचीव हो जाता है। और थ्रू सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन का जो काम है वो जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको अच्छे तरीके से कन्वे करना और मोटिवेट करना और डेलिबरेटली उनको हासिल करने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। तो ये सुपरविजन का रोल होता है, जो कोऑर्डिनेट भी करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं और गोल को अचीव करने की कोशिश भी। जी, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, ये भी एक अच्छी हेडिंग है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी नुमायाँ खुसूसियात हैं जो सुपरविजन के अंदर होती हैं। अब जो सुपरविजन है बेसिकली जिसकी डेफिनेशन है, इट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हमने जो ऊपर से हदायत आती हैं उनको नीचे तक कैसे अच्छे तरीके से पहुंचाना है और कैसे उन तक कन्वे करनी है बातें, कैसे उनसे टारगेट्स अचीव कराने हैं। तो ये एक अच्छा रोल होता है सुपरवाइज़र का, और जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस होंगी उतनी अच्छी उसकी अचीवमेंट होगी टारगेट की। तो हम देखते हैं कि इट्स अ क्रिएटिव एंड डायनामिक एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विस। अब ये क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि जो सुपरवाइज़र है वो अपने तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। हर सुपरवाइज़र का अपना एक रोल होता है और वो क्रिएटिवली उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अब जो डायनामिक का वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब वो हर तरीके से डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट आस्पेक्ट से टेक्निकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। और सेकंड है, इट प्रोवाइड लीडरशिप विद एक्स्ट्रा नॉलेज एंड सुपीरियर स्किल्स। अब जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र का जो मेन उसके अंदर स्किल होना चाहिए वो सुपीरियर इन नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज में सुपीरियर है और स्किल में भी बहुत अच्छा है तो वही सुपरविजन का रोल प्ले कर सकता है, वैसे नहीं होता। तो लीडरशिप में जो सुपरविजन लेवल की लीडरशिप होती है तो उसका जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि उसका नॉलेज और स्किल बहुत ज़्यादा होता है। फिर इट प्रमोट्स द कोऑपरेटिव एजुकेशनल एफर्ट्स इन द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। अब सुपरवाइज़र होता ही वही है जो कोऑर्डिनेट करता है और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अपने एम्प्लॉइज से काम लेने की कोशिश करता है। मसलन एक टारगेट था कि हमने तमाम बच्चों को एनरोल करना है स्कूल में। अब उसने ये रोल प्ले करने के लिए टीचर्स के ज़िम्मे भी ड्यूटियाँ लगा दी। अब जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि देखें भाई आसपास कोई बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट करें। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो घर जाके बात करेंगे अपने बड़ों से, और जो बड़े हैं वो कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो जो एक अच्छी कोशिश थी जो ऊपर से सुपरवाइज़र ने कोऑर्डिनेट की और फिर टीचर्स और फिर वो स्टूडेंट, फिर कम्युनिटी तक बात पहुंची और फिर
चूँकि बहुत अच्छे तरीके से बात कन्वे की गई थी, तो आपके जो स्कूल है उसमें एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थ्रू सुपरविजन कोऑपरेटिवली एजुकेशनल एफर्ट्स जो होती हैं फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से वो अच्छे गोल्स अचीव करती हैं। और फिर इसके अंदर एक और ख़ासियत है, कुछ सुपरवाइज़र होता है वो स्टिमुलेट भी करता है द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टीचर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, कि सुपरवाइज़र का मेन रोल यही होता है कि वो एकेडमिकली बच्चों का जो आउटपुट है वो आउटकम है वो बेहतर करना चाहता है, और थ्रू सुपरविजन वो स्टिमुलेशन जो देता है और टीचर्स को भी इम्प्रूव कराता है। टीचर के अंदर अगर कोई खामी है, कोई उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कमी है, तो वो उसकी पूरी कर देता है, उसको ट्रेनिंग कराता है, उसको आगे लेके जाता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ उसका जो रवैया होता है टीचर का वो भी फ्रेंडली होता है, और फिर वो इस तरीके से बच्चों को भी स्टिमुलेट करता है और लर्निंग के जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव करता है। और फिर इस तरह इट गिव्स अ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू टीचर एक्टिविटीज़। अब जो सुपरविजन का एक रोल होता है गाइडेंस का, वो क्या है कि करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और सिलेबस के वो कैसे अचीव करने हैं, और कैसे वो अपने जो कोऑर्डिनेशन करता है टीचर के साथ सुपरवाइज़र, और फिर को अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में गाइड करता है, और फिर वो अपने टारगेट्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। इसी तरह इट इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शंस एंड द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। और इंस्ट्रक्शन जब एक सुपरवाइज़र अच्छे तरीके से देगा तो टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है वो भी बेहतर होगी। यानी कि बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं, अगर टीचर सुपरवाइज़र का रोल प्ले कर रहा है तो अपने बच्चे हैं उनके साथ वो सुपरविजन का रोल प्ले कर रहा है, तो उसकी जो बात होगी वो सुनाई देगी, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो डिलीवर होंगे, और जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इम्प्रूव होंगी, और फिर बच्चे अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, तो एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। जी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं।